नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे NTPC, ग्रुप डी, ALP, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको लाता हूँ मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 20 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मैथ कमजोर है या फिर आप अपनी मैथ को बहुत अच्छा करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा मैथ के क्वेश्चनों को हल करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है क्वेश्चन नंबर पहला। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 3 मित्रों की आयु का माध्य क्या है, 22 है। यदि 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 हो तो चौथे मित्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन है कि चौथे मित्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को लगभग हर बच्चा बना लेगा, लेकिन शॉर्ट तरीके से हर कोई नहीं बना पाएगा। देखिए, तो आपसे पूछ रहा है चौथे मित्र की आयु पूछ रहा है। जो 3 का माध्य कितना है, 22 है, तो हमने माना कि चौथा मित्र होगा उसकी आयु 22 तो होगी होगी, और इसमें प्लस कुछ ऐड भी होगा। तो देखिए, जब 3 लोग थे तो माध्य था 22। अब 4 लोग हो गए तो माध्य हो गया 24। यानी कि चौथे व्यक्ति से आने से क्या हुआ, पहले माध्य 22 था, अब हो गया 24। तो माध्य कितना बढ़ गया, माध्य में बढ़ गया 2 की वृद्धि हो गई। 2 की वृद्धि हो गई तो अब आदमी कितने हुए, 4। तो इन्हें गुणा करेंगे तो ये 4 दूनी हो जाएगा 8। अब जो 8 आया आप इसी 22 में जोड़ दो, 22 में जोड़ देंगे तो 22 8 हो जाएगा 30। यानी कि चौथे व्यक्ति की आयु क्या होगी, 30। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अगर आप देखिए अभी क्या है, वैल्यू आसान थी, ठीक है, तो आप बेसिक तरीके से कर लेते। कल को ये वैल्यू थोड़ी टफ आ गई तो आपको गुणा करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, आपको टाइम लगेगा। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही 3 से 4 सेकंड में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। यानी कि आपसे पूछ रहा है किस संख्या का जो वर्गमूल है वो परिमेय होगा। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, सबसे पहले आपको ये सीख लो, क्योंकि आपको ये जब तक पता नहीं होगा परिमेय संख्या कौन सी होती है तब तक आपका क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो होती है परिमेय संख्या। जैसे 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। जैसे मान लिया हमारा 125 दिया गया है, 1 मिनट रुको, मान लिया हमने हमारा दिया है 121 दिया गया है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 11। ये 11 आएगा, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए जैसे आपका 169 दिया गया है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 13। ये क्या है, परिमेय संख्या। इस टाइप की परिमेय संख्या होती है, और यही आपसे पूछ रहा है कि संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने की बहुत ही शानदार ट्रिक से होगा। वैसे आप करते रह जाएंगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप एक लिख लो, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसका यूनिट डिजिट कभी भी आपको 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा और 8 नहीं मिलेगा। अगर इनका इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है तो 8 है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं होंगे, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं होंगे। ये आप नोट कर लो। तो देखिए, यहाँ 2 है, मिला इकाई अंक 2 मिला तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। यहाँ 3 इकाई अंक मिला तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। और यहाँ भी देखिए 8 मिला तो भी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यह मिला 5 तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में तरह चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में समय की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह समय की 16 गुनी हो जाएगी। तो ये माना हमने कोई भी हमारी जो राशि थी वो पी थी, यानी कि हमने माना कोई राशि पी थी, वो 5 वर्ष में कितनी हो गई, वो 5 वर्ष में हो गई 2 गुनी हो गई। फिर आपसे कह रहा है वही राशि, यानी कि वही राशि कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी। यानी कि आपको ये बताना है एक्स, ये 16 गुनी होगी वो कितने वर्ष में होगी। तो देखिए, यहाँ 2 दिया गया आपको और यहाँ दिया गया 16। तो देखिए, आप 2 की पावर क्या करें, 2 की पावर क्या करेंगे, 16 बन जाएगा। अगर हम 2 की पावर 4 कर देंगे तो 2 की पावर 4 होता है 16,
और जो हमारी पावर बनी अब 4 बनी, पावर हमारी 4 बनी, तो 4 को गुणा कर देंगे 5 से, 4 गुणा करेंगे 5 से, तो 4 पंजे 20, तो यानी यहाँ लगेंगे 20 बरस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा 20 बरस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में, सीता ने प्रति बरस 10% पर 1,80,000 सामान्य ब्याज दर पर उधार ले लिए। उसी दिन उसने उसी राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अपने दोस्त को दे दी, तो 2 साल के अंत में उसे कितने रुपए का लाभ होगा। तो ये देखिए, मतलब सीता ने मतलब 1,80,000 रुपये उधार लिया। सीता ने 1,80,000 रुपये उधार लिया, वो लिया साधारण ब्याज पे, साधारण ब्याज पे 2 साल के लिए। और सीता ने वही राशि अपने दोस्त को उधार दे दी, 10% पे दी और 2 साल के लिए दी, तो वो दी चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो देखिए इस क्वेश्चन में अभी हमसे पूछ रहा है तो साल के अंत में से कितने रुपए का लाभ होगा। कल को इस क्वेश्चन में यही पूछ लेगा आपसे कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ 2 साल के लिए। तो दोनों क्वेश्चन का देखिए तरीका एक ही होगा और क्वेश्चन भी एक ही इसी टाइप होगा जिस हिसाब से हम हल करेंगे। तो 2 साल के लिए लगाते हैं हम, एक ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, 2 साल के लिए, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बहुत सेकंड में हो जाए। 2 साल के लिए आएंगे 2 और 1, 2 साल के लिए आएंगे 2 और 1। अब जो 1 के साथ हमारा मल्टीपल होगा, जो 1 के साथ मल्टीपल होगा, यही हमारा क्या होगा, 2 साल का अंतर भी होगा और 2 साल के अंत में हमें लाभ भी मिलेगा। यानी कि आपसे जो पूछ रहा है 2 साल के अंत में उसे कितने रुपए का लाभ मिलेगा, तो ये लाभ भी हमारा यही होगा। और हमसे यहाँ पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का कितना अंतर बताओ, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, तो अंतर भी वही होगा नीचे वाला। बस हम पहली वाली छोड़ देते हैं कि पहली वाली होती है हमारा साधारण ब्याज होता है और नीचे वाला जो होता है वो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। तो कर लेते हैं क्वेश्चन को, हम ज्यादा काटा पीटी नहीं करेंगे। आपको पता है जब प्रतिशत हटता है, जब प्रतिशत हटता है तो क्या होता है, 2 जीरो काटता है, तो 1 जीरो ये कट जाएगा और 1 जीरो यहां से कट जाएगा, तो फिर ये कितना जाएगा, ये आएगा 18,000 आएगा जी, ये आ जाएगा हमके पास 18,000। तो 18 दूनी होता है 36,000। और हमसे पूछता सालाना ब्याज, तो सालाना ब्याज तो आ गया हमारा 36,000 आ गया, 2 साल का सालाना ब्याज आ गया 36,000। लेकिन हमसे पूछ रहा है, मतलब हमसे पूछ रहा है लाभ, इनकी 36,000 तो उसे देना, सीता को 36,000 तो देना पड़ेगा जिससे उधार ली थी। अब सीता को लाभ कितना हो गया, सीता ने राशि दी चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो जो हमारा जो 18,000 आया, ये 18,000, इससे 18,000 का निकालेंगे 10% हम। तो देखिए 10% निकालेंगे 18,000 का, 18,000 का 10%। तो जब प्रतिशत हटता है नीचे 100 आता है, 100 से ये होता है 2 जीरो कट जाते हैं, तो ये आएगा 1800 और 1 में गुणा करेंगे तो भी 1800 ही रहेगा। इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1800, ऑप्शन नंबर डी। इनकी साल के अंत में उसे कितने रुपए का लाभ होगा, वो होगा 1800 को। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह की टिक लगाना है। अभी आपको 2 साल का आया तो आपने लगाया 2 1, अगर 3 साल कल को आया तो आपको लगाना है 3 और 3 और 1। और आपसे ये पहला वाला होगा, ठीक है, ये होता है साधारण ब्याज और ये नीचे वाला होता है, ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। और इसे हम पूरा मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1800। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे करें, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 बरस बाद, यानी कि अब से 20 बरस बाद 62 बरस होगी, क्या होगा, आलोक की जो आयु है अब से 20 बरस बाद कितनी होगी, 62 बरस होगी। तो वर्तमान में लाने के लिए हम 62 में से अगर 20 घटाते हैं तो हम आलोक को वर्तमान में ले आएंगे कि आलोक वर्तमान में कितने साल का है। तो हम 62 में से -20 करते हैं तो हमारे पास बचेगा 42 आएगा। यानी कि आलोक की जो आयु है वर्तमान में कितनी है, वो है 42 बरस। लेकिन जो आलोक का अनुपात है वर्तमान में वो कितना है, आलोक का अनुपात है 3, तो हम 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये होता है 14 42, तो ये आएगा 14। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि अनिल की वर्तमान आयु कितनी होगी, हमसे पूछ रहा है अनिल की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो अनिल का अनुपात कितना है, ये है 4, अनिल का अनुपात है 4, यानी कि अनिल का जो अनुपात है वो 4 है। तो 14 में हम 4 से गुणा कर देंगे, 14 जगह होता है 56, यानी कि 56 बरस इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जो अनिल की वर्तमान आयु कितनी होगी, वो होगी 56 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहते हैं किसी कंपनी के 15 पुरुष यानी कि 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला कर्मी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए जो यहाँ आया है एवं, तो इसका मतलब होता है प्लस, इनकी इन दोनों को जोड़ के लिख करना है। तो देखिए हम अरे इसे काटें, जो आता है इसे हम काटेंगे 5 से कट जाएगा, तो ये होता है 5 3 15 और 5 चौक 20, ये कट जाएगा 3 और 4 बार में। तो जो महिला तरफ वाला है ये पहुंच जाएगा पुरुष में, यानी कि मैन और वुमेन की जो क्षमता आएगी, मैन की आ जाएगी ये वाली, मैन की ले लेंगे इस तरफ, वुमेन वाली 4, मैन की 4 हो जाएगी और वुमेन की कितनी हो जाएगी 3। और हम निकाल लेंगे टोटल वर्क निकालेंगे। देखिए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख लो आप, देखिए क्वेश्चन, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा है 15 पुरुष, तो 15 मैन लिख दिया बराबर, यहाँ लिखा है 20 महिलाएं, तो इसे 20 वुमेन कर दिया। तो देखिए 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 5 चौक 20। तो जो मैन और वुमेन का रेशियो जो आएगा वो आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे टोटल कार्य। ये देखिए जो वैल्यू आई है हमें, या तो हम इसमें रख दो, यहाँ 15 पुरुष साथ जो कर दो, या कर दो 20 महिलाओं के साथ में। देखिए 20 जो उनका पुरुष का रेशियो है, वो क्षमता है वो 4 की है, और ये है इससे 15 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा। अगर देखिए इसमें यहाँ क्या है, महिला 20 है और महिलाओं की क्षमता कितनी है 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे 60 तब भी आएगा। तो मैं यहाँ से ले लेते हैं, मैन को ही ले लेते हैं, यानी कि 15, क्योंकि हमें निकालना है टोटल वर्क। तो मैन की क्षमता कितनी है 4 की है, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, और दिन कितने लग रहे हैं 26 दिन, तो ये 26 दिन, तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क आ गया, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब क्या करना है, 30 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता कितनी 4 की, तो 30 की कितनी हो जाएगी 30 चौक 12, यानी कि ये हो जाएगी 120। 4 3 12, पुरुष की क्षमता 120 हो जाएगी, और प्लस महिला कितनी है 12, तो एक महिला की कितनी है वो है 3, तो 12 3 36, ये 36 आएगी, इन्हें जोड़ेंगे 120 और 36 को, तो ये जाएगा 156, 156 हो जाएगा। तो 156 से इसे डिवाइड कर दो, अब इसे काट लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 13 से जाएगा ये, यानी कि ये 26 से काट लेते हैं हम, ये 26 से जाएगा 156 6 बार में, 6 बार में गया। अब देखिए 3 से काट दो हम, 3 से 6 जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और ये 2 से आपका 2 से 4 जाएगा 2 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 5 और 2, 5 2 की गुणा करेंगे तो 5 दूनी जाएगा 10। इसका राइट आंसर आ जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 लड़कियों को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो आपसे कह रहा है कि 8 लड़कियों को कार्य को पूरा करने में उसमें कितना समय लगेगा। देखिए जो तरीका हमने उस क्वेश्चन में अपनाया वही तरीका हम अब इसी में अपनाएंगे। तो यहाँ लिखा है आपसे 3 लड़के हैं, वो कितने दिन काम करते हैं 6 दिन, 3 लड़के काम करते करते हैं 6 दिन करते हैं, तो 6 3 18। देखिए मैं आपको क्वेश्चन को कुछ शॉर्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है, ना कि आपको लॉन्ग सिखा रहा हूँ, आप शॉर्ट तरीका सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, अपना सारा ध्यान ही देना, जैसे आप क्वेश्चन आपको एक बार समझ जाए। ये लिखा है 3 लड़के कितने दिन काम करते हैं 6 दिन, तो 6 3 हो जाएगा 18, 6 3 18, इन दोनों को गुणा करेंगे 3 का और 6 का, तो 6 3 हो जाएगा 18। और ये कितने लड़के हैं 2 लड़के कितने दिन काम करते हैं 8 दिन, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 6 3 18, तो इनका अंतर कितना आएगा 18 का और 16 का अंतर आएगा 2 का, यानी कि 2 बॉय बराबर हो जाएगा आपका
2 बॉय बराबर हो जाएगा आपका। अब आ जाओ लड़कियों में आप। यहाँ 5 लड़कियां कितने दिन काम करती हैं? 6 दिन। 6 पंजे 30। और फिर ये कितनी लड़कियां हैं? 7 लड़कियां कितने दिन काम करती हैं? 8 दिन। 7 8 56 और 30 का अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 26। ये हो जाएगा 26 गर्ल यानी कि लड़कियां। अब इसे आप काट लो, 2 एकम 2 और 2 से ये 26 आएगा 13 बार में। तो बॉय बटे गर्ल का जो रेशियो आएगा, इनकी क्षमता आएगी इनकी, वो आ जाएगी 13 और 1 की। अब हम निकालेंगे, देखिए टोटल कार्य। ये लड़के कितने लड़के हैं? 13। 3 लड़के हैं। 3 लड़कों की एक की क्षमता कितनी है? 3 की 13 की है। एक की क्षमता 13 की है, इनकी एक लड़की की क्षमता है 13 की और लड़के हैं 3। तो 13 3 39 और ये 5 ये है। 5 लड़कियां हैं, एक लड़की की क्षमता कितनी है? 1 ही है। तो 5 13 3 39 5 44, इनकी 44। दिन कितने हो रहे हैं? दिन हो रहे हैं 6। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। ये हमारा टोटल वर्क आ गया निकल के। अब हमसे क्या कह, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 लड़कियों को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 8 लड़कियां। तो देखिए एक लड़की की क्षमता कितनी है? 1 ही है। तो 8 लड़कियों की कितनी होगी? 8 ही होगी। 8 से डिवाइड कर दो, अब इसे काट लो। ये 4 दूनी 8 और 4 से 44 जाएगा 11 बार में, और 2 से 6 जाएगा 3 बार में। तो 11 3 33, इसका राइट आंसर होगा 33। 8 लड़कियों को पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? 33 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से सिखा रहा हूँ। हर क्वेश्चन में आपको शॉर्ट तरीके से सिखा रहा हूँ, जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे और आप हर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लो। अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, ठीक है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप अपने एग्जाम तक हमारे साथ लगातार बने रहो, आपके मैथ और रीजनिंग में पूरे नंबर आएंगे। आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। बस आपको पूरी ईमानदारी से मन लगा के पढ़ाई करना है, ना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप यूं घूम रहे हैं या अपना टाइम फालतू फालतू में इधर उधर नष्ट कर रहे हैं। आपको अपना टाइम पूरा टाइम आपको अपनी पढ़ाई पे लगाना है, तभी आपका रिजल्ट 100% हो पाएगा, वरना आपका रिजल्ट में दिक्कत आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 45% छात्र तो पास हुए और ये 79,750 के हुए फेल हुए। तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? देखिए 45% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे? 55%। 55% क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। और इनकी वैल्यू दी गई है 79,750, ये इसकी वैल्यू दी गई है। देखिए अगर प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है। जब 100 आता है तो अब इसे आप काट लो। अगर हम 11 से काटेंगे इसे, 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77 बचे 2, 11 दूनी 22 बचा 5, 11 पंजे 55 और ये 0। अब देखिए हम इसे 5 से भी काट सकते हैं। 5 एकम 5 और फिर यहाँ तक आया 5 एकम 5 बचे 2, 5 चौक 20 बचे 2, 55 25 और 2 0 ये है, यहाँ लगा दो। इनकी 1,45,000 राइट जो आंसर होगा 1,45,000, इनकी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में भाग लेने छात्रों की संख्या कितनी थी? 1,45,000, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में क्या है, दो सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF कम से कम होना चाहिए। यानी कि आपसे इसमें पूछ रहा है दो जो सम संख्याएं होंगी, ठीक है, दो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वह होती हैं जो प्रत्येक संख्या अगर 2 से कट जाए, कोई भी संख्या हो ये 2 से कट रही है, वह क्या होगी? सम संख्या होगी। आप बस नोट कर लो। जैसे मान लिया आपको दिया 4 दिया गया है, 8 दिया गया है, 6 दिया गया है, 20 दिया गया है, 36 दिया गया है। ये सभी संख्या क्या है? 2 से कट जाएंगी। यानी कि सभी संख्या क्या हो जाएंगी? 2 से कट जाएंगी।
और जो संख्या 2 से कट जाए वह क्या होती है, सम संख्या होती है। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या हुआ, दो सम संख्याओं का ये। तो मान लिया हमने पहले 2 और 4 का निकाला है, इनका निकाला हमने, दो सम संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इसका एचसीएफ क्या आएगा, देखिए 2 से 2 तो जाती है और 2 से 4 भी जाता है, इनका इसका एचसीएफ जो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मान लिया हमने, देखिए और हमने संख्या ले लें 4 ले लें और 6 ले लें, तो देखिए इसका एचसीएफ भी क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 से 4 भी आता है, 2 से 6 भी जाता है। और फिर मान लिया और संख्या ले लें हम, और मान लिया हमने अपनी संख्या ले ली, 6 ले लो और 8 ले लो, तो देखिए इनका भी एचसीएफ जो आएगा वो भी 2 आएगा, क्योंकि 2 से 3 भी जाती है और 2 से 8 भी जाती है। तो आपसे कह रहा है कि वो कम से कम संख्या होनी चाहिए, तो वो होगी 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी गई है, इनके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाऊंगा, बस आप क्वेश्चन को देखते ही हल कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो आप वीडियो को अभी लाइक करके जाना, वरना आप जाना मत, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ लिखा है 8 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है 13 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है 15 सेंटीमीटर। अब मान लिया हमें हमसे पूछ रहा है इनके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात पूछ रहा है। जब अनुपात पूछ रहा है, अब हम मान लिया हमें पहला अनुपात निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या को छोड़ देंगे, पहली संख्या को छोड़ देंगे, तो हम करेंगे 13 और 15 का गुणा करेंगे, 13 15 गुणा करेंगे, तो 13 और 15 का गुणा करेंगे तो ये होता है 195। 13 15 गुणा करेंगे तो ये आएगा 195 अनुपात। अब मान लिया हम अब निकालेंगे दूसरी संख्या, तो हम यहाँ से दूसरी संख्या को छोड़ देंगे, इस वाले को छोड़ देंगे, तो जो अब गुणा करेंगे हम किसी करेंगे 8 ही करेंगे और 15 ही करेंगे, 15 अट्ठे होता है 120, यानी कि 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा आपका जी। अब देखिए क्या करना है आपको, अब आपको लास्ट संख्या निकालना है कि 3 संख्या, तो इसको छोड़ देंगे, 15 को छोड़ देंगे, अब छोड़ देंगे 15 को, तो अब किसी गुणा करना है, अभी 13 की गुणा करना है और 8 ही गुणा करना है, 13 अट्ठे होता है 104, 104। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक ही लाइन में आपको टेक्स्ट से आंसर आ गया, वरना आप पता नहीं क्या करते इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। आपको मैं बहुत तरीके से सिखा रहा हूँ जिससे कि आपका एग्जाम 100% निकले और आपका क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड में बने, आपको वही तरीके सिखाता हूँ मैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।